नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने कहा कोविड-19 से निपटने के लिए अनेक जिलों में कुछ छूट के साथ 4 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। कई राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 17,000 मजदूरों को आने जाने की सुविधा दी। मध्य प्रदेश में 20,000 मजदूर वापस लाए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा मनरेगा के अंतर्गत 33,300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आज एक आपात बैठक बुलाई। और जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दोपहर समाचार में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएंगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने पूर्णबंदी की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में नई छूट के बाद विभिन्न राज्य मजदूरों, विद्यार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों का आवागमन सुगम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार, झारखंड और कुछ अन्य राज्यों ने फंसे हुए लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। ये राज्य इन लोगों के आवागमन के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर रहे हैं। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों के अंतर्राज्यीय परिचालन की घोषणा का सभी ने स्वागत किया है। इस निर्णय ने प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य उन सभी लोगों की चिंताओं को दूर किया है जो अपने घर वापस जाना चाहते थे। राज्य सरकारें लॉकडाउन में फंसे लोगों को ले जाने वाली यात्री बसों के सुचारू परिचालन के लिए समन्वय कर रही हैं। सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के अनुरूप यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों में बैठने की व्यवस्था भी अनुकूलित की जा रही है। यात्रियों को परिचालन हेतु अपने राज्य के नोडल अधिकारी के यहाँ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यात्रा के प्रारंभ और अंत में हर व्यक्ति की उचित जांच की व्यवस्था भी आवश्यक है। यात्रा के बाद सभी को घर में ही क्वारंटाइन में रहने के लिए भी आदेश दिए जा चुके हैं। सरकार ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है ताकि तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी सुरक्षा का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सके। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कई राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों से धैर्य रखने और पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचने से बचने की अपील की है। इस बीच मध्य प्रदेश से मजदूरों को वापस लाने की योजना पर कार्य चल रहा है। गुजरात से भी कल से श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अन्य राज्यों को पत्र लिखा है और श्रमिकों का ब्यौरा मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों को लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। अन्य राज्यों की सरकारों से उत्तर प्रदेश के उन मजदूरों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी मांगी जा रही है जो घर वापस लौटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार दूसरे राज्य सरकारों के संपर्क में है और प्रवासी कामगारों की घर वापसी की योजना तैयार कर रही है और फिलहाल मजदूरों को जहां पर वे हैं वहीं पर रहना चाहिए। राज्य सरकार ने मजदूरों की वापसी के बाद के हालात से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 6 लाख लोगों के लिए संगरोधी केंद्र, आश्रय स्थल और सामुदायिक रसोई का इंतजाम कर लिया गया है। प्रदेश में लेवल 1, 2 और 3 श्रेणी के अस्पतालों के विस्तार के साथ ही कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को भी बढ़ाकर 52,000 तक किया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश के करीब 20,000 प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों से लाए गए हैं। सभी की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें अपने गृह जिले में भेज दिया गया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के लगभग 1 लाख कामगार विभिन्न राज्यों से काम करते हैं। इनमें से कुछ लोग वापस लाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी आईसीपी केशरी ने बताया कि आज राजस्थान से करीब 7,000 और उत्तर प्रदेश से 3,000 श्रमिक लाए जा रहे हैं। गोवा से भी 1,600 श्रमिकों को वापस लाने की कार्रवाई की जा रही है। श्योपुर जिले के नवल आदिवासी ने राजस्थान से वापस लाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। एमपी में आए, वहाँ खाना हमारी व्यवस्था की और हम लोगों को घर पहुँचाने की बस हम लोगों को बैठाए, खाना भी खाए और हम लोग अपने यहाँ जा रहे हैं। ढोडर के रहने वाले हैं, नागौर जिले में फंसे हुए थे और बसों द्वारा निकाले हैं, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। उधर प्रदेश में एमजी नरेगा योजना के अंतर्गत 22,000 से ज्यादा पंचायतों में 97,000 से अधिक रोजगार मूलक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 7,24,000 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि हॉटस्पॉट को छोड़कर शेष जिलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोविड-19 के 86 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2,524 हो गई है। जोधपुर में 59 नए मामले आने से जिले में 472 मरीज हो गए हैं, जबकि जयपुर में 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अजमेर से 4, चित्तौड़गढ़ से 3, टोंक से 2 तथा अलवर, बारां, धौलपुर और कोटा से एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। अब तक करीब 5,000 नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 827 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। इस बीच दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों ने भी वापस आने के लिए पंजीकरण कराया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूसरे राज्यों में फंसे और प्रदेश में आने के इच्छुक करीब 6,50,000 प्रवासियों और मजदूरों ने अपना पंजीकरण कराया है। पहले चरण में लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों के आश्रय स्थलों में फंसे मजदूरों को लाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे करीब 10,000 श्रमिक राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच चुके हैं। इसी तरह अन्य राज्यों के जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण विभिन्न जिलों में फंसे थे, उन्हें भी उनके राज्य पहुंचाया जा रहा है। जैसलमेर से पिछले 2 दिन में 12,000 से ज्यादा श्रमिकों को मध्य प्रदेश पहुंचाया गया है। सरकार ने इस काम के लिए करीब 1,000 बसें लगाई हैं। दूसरे चरण में पड़ोसी राज्यों से प्रवासी लोगों को लाया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों से चर्चा की जा रही है। साथ ही जो प्रवासी स्वयं के वाहनों से आना चाहते हैं, उन्हें भी अनुमति दी जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात सरकार ने राज्य से बाहर फंसे अपने छात्रों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पेशेवरों को वापस लाने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये नोडल अधिकारी लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों की भी सुगम वापसी सुनिश्चित करेंगे। ये आदेश गृह मंत्रालय के उस दिशा निर्देश के बाद दिया गया है जिसमें विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को आवागमन की सुविधा देने की बात कही गई है। उच्च स्तर के 16 अधिकारियों को विभिन्न राज्यों या राज्यों के समूह के लिए नियुक्त किया गया है, जो दूसरे राज्यों में अपने समकक्ष अधिकारियों तथा बंदरगाह और परिवहन विभागों से समन्वय करेंगे। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी मूल निवास स्थान लौटने वाले लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे और उन्हें उनके घरों में या अन्य स्थान पर सामूहिक रूप से क्वारंटीन करेंगे। इस बीच लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसे आंध्र प्रदेश के करीब 4,000 मछुआरों को वेरावल से वापस भेज दिया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसके लिए सोमनाथ जिले के वेरावल से 60 निजी बसों की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार विस्थापित कामगारों और छात्रों की वापसी के संबंध में 1 या 2 दिन में विस्तृत कार्य योजना बनाएगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य सरकार इन लोगों को वापस लाने के लिए संबंधित सरकार से बात करके परिवहन की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ट्रेनों के संचालन की घोषणा नहीं की है, इसलिए बसों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग करेगी और किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर उनका उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वापस आए लोगों की ब्लॉक स्तर पर भी जांच की जाएगी। दमे के मरीजों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक देश के विभिन्न इलाकों से 17,000 कामगार और छात्र वापस लाए गए हैं। उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुल्क के विभिन्न राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के निवासियों में ज्यादातर मजदूर और छात्र हैं। प्रशासन की तरफ से वापस लाए गए इन निवासियों में लगभग 9,000 व्यक्तियों को 14 दिनों की प्रशासनिक क्वारंटीन के बाद वापस अपने घरों को भेजा गया है। प्रशासन ने विभिन्न राज्यों से वापस लाए जा रहे लोगों के क्वारंटीन के लिए कठुआ और सांबा में 4 बड़े क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन की अवधि के दौरान अब तक आवश्यक वस्तुओं से भरे 34,000 ट्रकों की आवाजाही को भी सुनिश्चित कराया गया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के बाहर फंसे यहां के निवासियों को वापस लाने में उनकी सहायता के लिए जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमीशन नई दिल्ली में एक समर्पित हेल्पलाइन भी स्थापित की है। प्रशासन ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में बाहर फंसे तमाम निवासियों को वापस लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। इस बीच श्रीनगर जिला प्रशासन निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। इसने श्रीनगर के निवासियों के लिए कल से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का निर्देश जारी किया है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। तमिलनाडु में मलईतुरई के स्थानीय अधिकारियों ने उत्तर भारतीय राज्यों के उन मजदूरों की देखरेख में पूरी तत्परता दिखाई है जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने गृह राज्यों में वापस नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 1 महीने में स्थानीय प्रशासन लगभग 50 मजदूरों की देखभाल कर रहा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इन मजदूरों को बारात घर में रहने की जगह दी गई है और प्रतिदिन समाजसेवी संगठनों और प्रशासन की ओर से 3 बार भोजन दिया जाता है। बारात घर में टेलीविजन भी उपलब्ध कराया गया है जहां ये मजदूर हिंदी और बांग्ला कार्यक्रम देख सकते हैं। मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन की इस सद्भावना और सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है और उनसे अनुरोध किया है कि उनके लिए गृह राज्य तक जाने की यात्रा की व्यवस्था की जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। ये आकाशवाणी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 महामारी और देशव्यापी पूर्णबंदी को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा तथा शैक्षिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। शैक्षिक वर्ष 2020-21 पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से आरंभ हो सकता है। बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आंकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है वहां जुलाई में परीक्षाएं होंगी। टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जुलाई में होंगी। कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण 1 महीने से अधिक समय से शिक्षा संस्थान बंद हैं। पूर्णबंदी की अवधि के दौरान भी शिक्षा जारी रखने के लिए अनेक संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में राजीव गांधी विश्वविद्यालय लॉकडाउन अवधि के दौरान नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षा चला रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास और ढांचागत विकास से जुड़ी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को सक्रियता से लागू करें। उन्होंने कहा कि राज्यों को इन योजनाओं को लागू करते समय कोविड-19 से जुड़े सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए। श्री तोमर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत 33,300 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि ये स्वीकृत राशि इस वर्ष जून 2020 तक मनरेगा के अंतर्गत सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
मनरेगा के माध्यम से लगभग 12 करोड़ जॉब कार्डधारी देश भर में हैं। मनरेगा में वैकल्पिक रोजगार मिले ये सुनिश्चित भारत सरकार हमेशा करती रही है और आज भी कर रही। पिछले दिनों मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरों का बकाया था वो पहले सप्ताह में ही हम लोगों ने उसका 100% भुगतान कर दिया और मनरेगा में मई जून के महीने में काम करने में किसी प्रकार की कोताही न हो, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्यों को दे दी गई है। उनके पास पैसा भेज दिया गया। देश में आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 441 लाइफलाइन उड़ानें संचालित की गईं। इनमें से 237 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर की थीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि लाइफलाइन उड़ानें कोविड-19 के खिलाफ भारत के संघर्ष को समर्थन देने के लिए देश के दूर दराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री ले जाने के लिए संचालित की जा रही हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लाइफलाइन उड़ानों ने 4 लाख किलोमीटर से अधिक हवाई दूरी तय कर 776 टन से अधिक आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति की है। पवन हंस सहित हेलीकॉप्टर सेवा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और द्वीप क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं, जो महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और रोगियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट और इंडिगो वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। इन कार्गो में बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, मास्क और दस्ताने शामिल हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी एशियाई देशों के साथ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कोविड-19 से संबंधित राहत सामग्री लाने और ले जाने के लिए वायुमार्ग विकसित किया गया है। इसके तहत एयर इंडिया द्वारा 668 टन चिकित्सा सामग्री लाया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। देश में 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। जन औषधि केंद्रों तक पहुंच बनाने के लिए ये ऐप बहुत उपयोगी है। कोविड-19 और राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप अपने आसपास जन औषधि केंद्र तलाश करने और सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेने में बड़ी मदद कर रहा है। ये ऐप रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फार्मा ब्यूरो ने विकसित किया है। ये एंड्रॉइड और आईफोन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश में अब तक विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं ने कुल 8,30,201 नमूनों की कोविड-19 जांच की है। इस बीच परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देने के जरिए जांच सुविधाएं निरंतर बढ़ा रही है। अब तक 292 सरकारी और 97 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के नमूनों की जांच की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत को सोच समझकर पूर्णबंदी हटाना चाहिए और इसे अपनी अर्थव्यवस्था को जल्दी ही नपे तुले तरीके से खोलना चाहिए, क्योंकि इसके पास अपने लोगों को बहुत लंबे समय तक मदद करने की क्षमता नहीं है। वे कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा कोविड-19 से निपटने के लिए अनेक जिलों में कुछ छूट के साथ 4 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। कई राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 17,000 मजदूरों को आने जाने की सुविधा दी। मध्य प्रदेश में 20,000 मजदूर वापस लाए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा मनरेगा के अंतर्गत 33,300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आज एक आपात बैठक बुलाई और जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। देश में अब तक कोविड-19 से 33,050 लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इनमें से 8,324 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस वायरस से 1,074 लोगों की मौत हो गई है। वर्तमान में 23,651 लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंचने वाला है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 9,915 है। अकेले मुंबई में ही 6,644 मामले आए हैं। इनमें से 270 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 244 लोग ठीक हो चुके हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अधिकतम उपयोग के लिए कहा है। मुंबई, पुणे और मालेगांव में मामलों में लगातार वृद्धि के कारण महाराष्ट्र देश में कोविड-19 मामलों का केंद्र बना हुआ है। नासिक जिले में 71 नए मामलों के साथ यहां रोगियों की संख्या 270 के ऊपर चली गई है। इनमें से ज्यादातर मामले मालेगांव के हैं। नए रोगियों में 6 पुलिसकर्मी और 3 बच्चे शामिल हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्मों को अपनाने का आग्रह किया है, जिससे शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सरकार ने दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करने का आग्रह किया है, जो कक्षा 1 से 10 के लिए मराठी, अंग्रेजी और उर्दू में 9,000 से अधिक शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है। इस बीच यवतमाल जिले से उम्मीद की महिला स्वयं सहायता समूह ने 5 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं। 1,422 उम्मीद महिला स्वयं सहायता समूह की कुल 2,466 महिलाओं ने इसमें अपना योगदान दिया। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आंध्र प्रदेश में 71 नए रोगियों के साथ कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1,403 हो गई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कुल 1,051 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,497 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 71 में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। तेलंगाना में कोविड-19 का सबसे कम उम्र का मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से जा चुका है। 45 दिन का शिशु और 14 वर्ष से कम उम्र के 13 बच्चे इस बीमारी से उबर चुके हैं। गांधी अस्पताल के अधिकारियों ने इस शिशु और बच्चों को उनके माता पिता को सौंप दिया है। सिक्किम के मुख्य सचिव एससी गुप्ता ने राज्य सरकार की कार्य योजना की समीक्षा के लिए राज्य कोविड-19 कार्यबल की बैठक की आज अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने के मद्देनजर हुई। श्री गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 से निपटने के कार्य में समन्वय कर रहे सचिव रिंगजिंग भूटिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री भूटिया देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को सिक्किम वापस लाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ तालमेल करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप में पूर्णबंदी की इस मुश्किल घड़ी के दौरान लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतें और उनके सदस्यों द्वारा हर स्तर पर प्रयास जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पंचायतों के सदस्य प्रशासन के राहत कार्यों में अपना योगदान दे जरूरतमंदों तक अनाज, पेंशन, पानी, मास्क आदि पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही एक पंचायत मीठा खाड़ी के प्रधान मोहम्मद शफीक ने बताया, जो रूटीन मेडिसिन को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, साथ ही जो लोग दिहाड़ी मजदूर है जिनके पास में पैसे की अभाव है, उनके घर तक हम किट पहुंचाने जा रहे हैं। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनकी मदद से हर घर तक जो बच्चों का जो आंगनवाड़ी का जो राशन है वो पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जो हमारे वृद्धा पेंशन है, जो डेस्टिट्यूट है, जो ओल्ड एज है, जो विडो है, ऐसे पेंशन जो है बैंकों के माध्यम से और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा घर घर तक ये जो पेंशन है पहुंचा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। उत्तर प्रदेश में आगरा स्मार्ट सिटी ने GIS डैशबोर्ड बनाया है, जो विभिन्न हॉट स्पॉट, हीट मैप, पॉजिटिव मामले और ठीक हुए मामलों को दर्शाएगा। GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली को कहते हैं। इस डैशबोर्ड को नियमित तौर पर अपडेट किया जाएगा। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 14,000 नागरिकों को प्रतिरोधी बंधु बनाया है। ये प्रतिरोधी बंधु पूरे असम में सुरक्षित दूरी सहित जागरूकता फैलाने के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक स्वयंसेवक अपने इलाके में 100 परिवारों को जागरूक करेगा। विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में हम आपको कोविड-19 के बारे में प्रमुख विशेषज्ञों की राय सुनवाते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर उनमें नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण हैं, वे स्वयं दवाई न लें और बिना डॉक्टर की पर्ची के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा न लें। इस इन्फेक्शन में आज की डेट में कोई दवा काम नहीं करती, तो लोगों ने इस दवाई को कुछ मरीजों को दे के देखा है। लेकिन हम ये कहें कि ये दवाई इस बीमारी का इलाज है, तो ये समय ये बिल्कुल गलत होगा। तो लोगों को अपने आप
इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, यानी कि उसमें जान भी जा सकती है। तो अपने आप इस दवा का इस्तेमाल जनता बिल्कुल ना करे कोरोना वायरस इन्फेक्शन में। आकाशवाणी से बातचीत में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि यह अध्ययन का विषय है कि भारत के गर्म मौसम में कोविड-19 के प्रसार पर क्या असर पड़ता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है और पहले भी यह देखा गया है कि जो वायरस रेस्पिरेटरी वायरस थे, जैसे H1N1 या सार्स वायरस कुछ सालों पहले दुनिया में आया था, उनका प्रभाव समर वेदर में कम हो गया था। इसी को देख के माना जा रहा है कोरोना वायरस के ऊपर भी हीट का इफेक्ट हो सकता है और यह संभव है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होगा। लेकिन कोरोना वायरस एक बिल्कुल नया वायरस है, इसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जाने माने क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने लोगों से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। To observe a few things. Please maintain personal hygiene. Avoid gathering in places because that is where the virus can spread and you might also catch it unknown to you. Please avoid unnecessary travel. विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की स्थिति पर आज एक आपात बैठक आयोजित करेगा। संगठन के महासचिव एधनम घैब्रियासिस ने कल ये जानकारी दी। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइकल रयान ने आशा व्यक्त की है कि चर्चित दवा रेमडेसिविर और अन्य दवाएं कोविड-19 के उपचार में कारगर होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। 67 वर्षीय ऋषि कपूर को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर लगभग 1 साल तक अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक चेहरा ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में बाल कलाकार के रूप में वे पहली बार फिल्म के पर्दे पर दिखाई दिए। उसके बाद मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। वर्ष 1973 में ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी के साथ रोमांटिक हीरो के रूप में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। कर्ज, चांदनी, हिना और सागर जैसी फिल्मों में रोमांटिक नायक के रूप में उनके अभिनय को काफी सराहा। वर्ष 2008 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में 2 दूनी 4 में अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। वहीं वर्ष 2017 में कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा कोविड-19 से निपटने के लिए अनेक जिलों में कुछ छूट के साथ 4 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे।
कई राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 17,000 मजदूरों को आने जाने की सुविधा दी। मध्य प्रदेश में 20,000 मजदूर वापस लाए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा, पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मनरेगा के अंतर्गत 33,300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आज एक आपात बैठक बुलाई और जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।